मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 8वीं की इस कक्षा में आपको पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा पढ़ाने वाली हूँ। इसके लेखक श्रीमान प्रदीप तिवारी जी हैं। आपने अपने इस पाठ में हमें फोटोग्राफी और सिनेमा के जन्म के साथ ही भारत में भी इसके दीवाने पैदा हो गए थे, यह बताने का प्रयास किया है। सिनेमा के विकास क्रम में भारत अपने पाश्चात्य हमराहों से पीछे नहीं बल्कि कई मामलों में आगे रहा है। इसके जन्म की कहानी भारत में बेहद दिलचस्प ढंग से शुरू होती है और आज बॉलीवुड हॉलीवुड से कई मामलों में टक्कर ले रहा है। जन्म से जवानी तक की यह यात्रा और इसके अहम किरदारों के सुनहरे पल हैं बेहद दिलचस्प। सिनेमा के जन्म की कथा भी बेहद दिलचस्प और फंतासी से भरपूर फिल्मी दृश्य जैसी ही है। 7 जुलाई 1896 का वह दिन, मुंबई का वॉटसन होटल, शाम 6 बजे। लुमियर बंधुओं की बनाई छोटे छोटे चलचित्र देखने के लिए दर्शकों में भारी उत्सुकता थी। फिल्म शुरू हुई। एक दृश्य में प्लेटफॉर्म पर गाड़ी धीरे धीरे आ रही थी तो दर्शक यह सोचकर भाग खड़े हुए कि रेलगाड़ी उन पर ही चढ़ न जाए। आज यकीन करना कठिन है कि भारतीय सिनेमा का सफर ऐसे शुरू हुआ होगा। 1896 में बनी इन एक एक शॉट की फिल्मों ने पूरी दुनिया के फिल्मकारों को आकर्षित किया। एक साल के भीतर ही दुनिया के कई और देशों में ऐसी फिल्में बनने लगीं। हीरालाल सेन इस दिशा में सक्रिय पहले भारतीय थे। वह 16 साल की उम्र में फ्रांस की पाथे कंपनी के साथ जुड़ गए। 1902 में उन्होंने पाथे कंपनी से एक कैमरा खरीदा और अगले 3 साल में करीब 20 नाटकों के दृश्यों का फिल्मांकन किया। लेकिन अफसोस, भारतीय सिनेमा के इस जनक की बनाई कोई भी फिल्म आज उपलब्ध नहीं है। 1917 में इनकी मृत्यु के कुछ साल पहले उनके भाई के गोदाम में भीषण आग लगी और हीरालाल सेन की सभी फिल्में जलकर राख हो गईं। सिनेमा की शुरुआत के विषय में हम कह सकते हैं, फिल्म या चलचित्र में तस्वीरों को इस तरह एक के बाद एक प्रदर्शित किया जाता है जिससे गति का आभास होता है। फिल्में अक्सर वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड करके बनाई जाती हैं या फिर एनिमेशन विधियों का या स्पेशल इफेक्ट्स का प्रयोग करके बनाई जाती हैं। आज ये मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इनका प्रयोग कला, अभिव्यक्ति और शिक्षा के लिए भी होता है। भारत विश्व में सबसे अधिक फिल्में बनाता है। फिल्म उद्योग का मुख्य केंद्र मुंबई है, जिसे अमेरिका के फिल्मोत्पादन केंद्र हॉलीवुड के नाम पर बॉलीवुड रखा जाता है। भारतीय फिल्में विदेशों में भी देखी, सुनी और सराही जाती हैं। 25 दिसंबर 1891 की बात है। मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में एक विदेशी मूक चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाया जा रहा था और दादा साहब भी यह चलचित्र देख रहे थे। चलचित्र देखते समय दादा साहब को प्रभु ईसा मसीह के स्थान पर कृष्ण, राम, समर्थ, गुरु रामदास, शिवाजी, संत तुकाराम इत्यादि महान विभूतियां दिखाई दे रही थीं। उन्होंने सोचा, क्यों नहीं चलचित्र के माध्यम से भारतीय महान विभूतियों के चरित्र को चित्रित किया जाए। उन्होंने इस चलचित्र को कई बार देखा और फिर क्या, उनके हृदय में चलचित्र निर्माण का अंकुर फूट पड़ा।
दादा साहब ने 19 साल के लंबे कैरियर में कुल 95 फिल्में और 27 लघु फिल्में बनाई। उनके द्वारा बनाई गई सर्वप्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में प्रकाशित हुई थी, मूक फिल्म थी और यह बड़े लंबे समय तक सिने जगत में छाई रही। भारत की पहली पूरी अवधि की फीचर फिल्म का निर्माण दादा साहब फाल्के के द्वारा ही किया गया था। दादा साहब भारतीय फिल्म उद्योग के अगुआ थे। वो भारतीय भाषाओं और संस्कृति के विद्वान थे। फरवरी 1912 में फिल्म प्रोडक्शन में एक क्रैश कोर्स करने के लिए वह इंग्लैंड गए और एक सप्ताह तक सेसिल हेपवर्थ के अधीन काम किया। कैबाउड ने विलियम्स कैमरा एक फिल्म पर फोरेटर, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग मशीन जैसे यंत्रों तथा कच्चा माल का चुनाव करने में मदद की। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र बनाई। चूंकि उस दौर में उनके सामने कोई और मानक नहीं था, अतः सब काम चलाऊ व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी पड़ी। अभिनय करना सीखना पड़ा, दृश्य लिखने पड़े, फोटोग्राफी करनी पड़ी और फिल्म प्रोजेक्शन के काम भी स्वयं ही करने पड़े। महिला कलाकार उपलब्ध न होने के कारण उनकी सभी नायिकाएं पुरुष कलाकार थे। सभी शूटिंग दिन की रोशनी में की गई, क्योंकि वह एक्सपोज्ड फुटेज को रात में डेवलप और प्रिंट करते थे। 6 माह में 3700 फीट की लंबी फिल्म तैयार हुई। 21 अप्रैल 1913 को ओलंपिया सिनेमा हॉल में यह रिलीज की गई। फाल्के को यह फिल्म जबरदस्त हिट रही। संस्कृत महाकाव्यों के तत्वों को आधार बनाकर राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई। 20वीं सदी में भारतीय सिनेमा संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनेमा, हॉलीवुड तथा चीनी फिल्म उद्योग के साथ एक वैश्विक उद्योग बन गया। 20वीं सदी के प्रारंभिक सालों में सिनेमा भारत की जनता के विभिन्न वर्गों में एक माध्यम के रूप में लोकप्रिय हुआ। सिनेमा टिकट को कम दाम पर आम जनता के लिए सस्ता बनाया गया। आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के लिए अतिरिक्त आराम देकर प्रवेश टिकट के दाम बढ़ाए गए, क्योंकि मनोरंजन के इस सस्ते माध्यम सिनेमा की टिकट बंबई में एक आना अर्थात 4 पैसा के कम दाम में मिलती थी। इसीलिए दर्शकों की भीड़ सिनेमा घरों में नजर आने लगी। इसके साथ ही भारतीय व्यावसायिक सिनेमा की विषय वस्तु को जल्दी से जनता के आकर्षण के हिसाब से ढाला गया। युवा भारतीय निर्माता भारत के सामाजिक जीवन और संस्कृति के तत्वों को सिनेमा में सम्मिलित करने लगे। अर्देशीर ईरानी ने पहली भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को रिलीज की। ईरानी केवल 7 महीने बाद 31 अक्टूबर 1931 को रिलीज हुई पहली दक्षिण भारतीय बोलती फिल्म एच.एम. रेड्डी द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म कालिदास के निर्माता भी थे। जुमई शास्त्री पहली बंगाली बोलती फिल्म थी। टॉकीज के भारत आगमन के बाद कई फिल्म स्टारों की मांग बहुत बढ़ गई और वह अभिनय के माध्यम से आरामदायक आमदनी कमाने लगे। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सिनेमा के इतिहास के बारे में आपने देखा कि किस तरह से यह 1931 में शुरू होकर भारतीय सिने जगत में एक नया नाम कमाई, आम दर्शकों से जुड़ी, किस तरह आम दर्शकों के लिए मनोरंजन का एक माध्यम बनी और आज किस तरह से यह हर
छोटे बड़े सिनेमा घरों में फिल्में दिखाई जाती हैं और लोग कितने पसंद से इन पिक्चरों को देखते हैं, इस बात से आप सभी परिचित हैं। मेरे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थीं। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था फिल्म मुगले आजम के साथ। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो व्हाट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया।
उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था।
प्रदीप तिवारी जी के द्वारा लिखित इस पाठ में आपने देखा जब सिनेमा ने बोलना सीखा के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को समझा। यह उपलब्धियां मुख्य थीं जब हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म बनाई गई। उस फिल्म का नाम आलम आरा था। आलम आरा से पहले जितनी भी फिल्में बनी थीं वे सब मूक फिल्में बिना आवाज की थीं। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा जगत को नई दिशा प्रदान की थी। इसके निर्माता का नाम अर्देशिर एम ईरानी था। यह 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित की गई। इस फिल्म के आते ही 8 सप्ताह तक यह फिल्म हाउसफुल रही थी। लोगों ने इस फिल्म का दिल से स्वागत किया। इसके पश्चात तो जैसे फिल्म जगत ने नई राह पकड़ ली। निर्माता अर्देशिर एम ईरानी के योगदान के कारण ही हिंदी सिनेमा जगत आसमान की ऊंचाइयों को छू पाया। लेखक इस पाठ के माध्यम से हमारे सिनेमा जगत के इतिहास को हमारे सम्मुख रखना चाहते हैं। साथ ही वह सिनेमा जगत के विकास का वर्णन भी करते हैं कि किस तरह से सिनेमा दिन ब दिन हमारे सामने अपना रूप बदलता चला गया और आज सिनेमा किस तरह से हमारे बीच हमारे जीवन का ही अहम हिस्सा बन गया है। यह देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सभी का हम चलचित्र देख पाते हैं, उन सभी को जान और समझ पाते हैं कि हमारे समक्ष किस तरह से सिनेमा ने एक अपना नया ही रूप खड़ा किया।